नमस्कार प्यारे दोस्तों, नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टारगेट है यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम को क्रैक करना। अब की बार यूपी पीसीएल टीजी2 को करना है पार। तो यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आज हमारा सबसे पहला सेशन है डीसी जनरेटर का। इसमें जितने भी टॉप 10 के क्वेश्चन हैं, सभी टॉप क्वेश्चनों को इस सीरीज में ऑर्गेनाइज किया गया है, इस सीरीज में इकट्ठा किया गया है। तो इस डीसी जनरेटर में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक सीरीज हमारा 20 क्वेश्चनों को होता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो इस सीरीज में भी हमारा टोटल 20 क्वेश्चन ही होंगे, 20 प्रश्न होंगे और डीसी जनरेटर के टोटल 50 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इस 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न हमारा थ्योरेटिकल होगा और 10 प्रश्न हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो इसमें यानी कि ये 50 प्रश्नों का जो हमारा डीसी जनरेटर का एमसीक्यूज है, इसी 50 प्रश्नों से ही हम डीसी जनरेटर को पूरा ख़त्म करेंगे। हर एक प्रश्न का विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करूंगा मैं, हर एक प्रश्न का पूरे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उसका संपूर्ण व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा। करेक्ट। तो डीसी जनरेटर का हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन यानी कि 200 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हमारा डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इन सभी यूनिटों से मिला के हम लोग 200 प्लस यानी कि 200 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपने इस टॉप क्वेश्चनों का दर्शन करते हैं कि टॉप क्वेश्चन हमारे किस लेवल का है। ये रहा आज का सबसे पहला सवाल, और ये जो जितने सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ये यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्जाम में यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ है। करेक्ट। तो चलिए सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, और वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और इसको लाइक कर दीजिए। यदि आपको अभी लाइक नहीं करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपको वीडियो पसंद आए इसके बाद ही आप लाइक करना, ठीक है। कोई फोर्स नहीं दोस्तों, बिल्कुल फ्री, न तो आपको कोई पैसा देना है, न तो कोई चार्ज है इस पर। बिल्कुल लाइक फ्री, सब्सक्राइब फ्री, चैनल और शेयर करने के लिए फ्री, सब कुछ फ्री है। यदि वाकई में आपको ऐसा लगे कि ये चैनल मेरे लिए बेहतर है, मेरे एजुकेशन के लिए बेहतर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए तो सभी दोस्तों जवाब दीजिएगा। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, लेंज के नियम पे, म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पे, विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के नियम पे? नहीं, विद्युत चुम्बकीय जो हमारा खिंचाव होता है ये डीसी मोटर पे लागू होता है। किस पे? डीसी मोटर विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करती है। और ये जो हम म्यूचुअल इंडक्शन है, ये ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का। लेंज का नियम, ये लेंज का नियम कहाँ पे लागू होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमता हुआ डिस्क की एडी करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम लागू होता है। एडी करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने हेतु, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन ही केवल एक बचा है, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा राइट आंसर होगा। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे डीसी जनरेटर काम करती है। मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ। देखिए क्या हुआ कि एक बार जो एसी का खोज और डीसी का खोज किसने किया था? ठीक है, वोल्टा ने तो डीसी का खोज किया था और निकोला टेस्ला ने एसी का खोज किया था। तो उन्होंने एसी करंट के द्वारा उन्होंने चुंबक बनाया। तो फैराडे ने सोचा कि जब करंट के द्वारा हम चुंबक को बना सकते हैं, तो चुंबक के द्वारा हम करंट क्यों नहीं बना सकते? तो इन्होंने चुंबक के द्वारा करंट को बनाया। इसलिए ये कौन सा करंट है? चुंबकीय करंट, ठीक है। कौन सा करंट है? चुंबकीय करंट, यानी कि विद्युतीय चुंबक, ठीक है। तो फैराडे के विद्युतीय चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर हमारी कार्य करती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर तथा एसी जनरेटर में संभावित अंतर क्या है? डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में हमसे अंतर पूछा हो कि इसमें ऐसा कौन सा खास अंतर है। चलिए देखते हैं कौन सा अंतर है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं, बिल्कुल। जो हमारा एसी जनरेटर होता है इसको हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, और इसमें स्लिप रिंग लगे होते हैं। ये स्लिप रिंग लगे होते हैं, ये स्लिप रिंग बने किसके होते हैं? ये बनते हैं हमारे फास्फर ब्रोंज
और कॉपर के भी बनते हैं ये, ठीक है, फास्फर, ब्रोंज, कॉपर और ग्रेफाइट। इन तीनों धातुओं से स्लिप रिंग का निर्माण किया जाता है। आगे चलते हैं। तथा डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, बिल्कुल। एसी जनरेटर में हमारा स्लिप रिंग होता है और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर बनता किसका है? ये बनता है हमारा हार्ड ड्रोन कॉपर, यानी कि कठोर कर्षित तांबे का बना हुआ होता है कम्यूटेटर, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगा होता है लेकिन डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है डीसी जनरेटर में? तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यही कम्यूटेटर यदि मोटर में लगा हो, डीसी मोटर में, तो यह डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, जबकि कम्यूटेटर हमारा सेम है, ठीक है। तो ये जनरेटर में अलग तरह से काम करता है, मोटर में अलग तरह से। और ये जो स्लिप रिंग लगे होते हैं ये केवल अल्टरनेटर में यानी कि एसी जनरेटर में ही लगे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, हमें तो राइट करेक्ट आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर बी की तरफ भी चलते हैं। एसी जनरेटर निम्न वोल्टता की शक्ति उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं। एसी जनरेटर हमारे उच्च वोल्टता की शक्ति उत्पन्न करता है, और उच्च वोल्टता कितना होता है? 11 केवी से 33 केवी। ये जो पावर स्टेशन, सब पावर स्टेशन में लगा होता है, जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर, उसी एसी जनरेटर की बात कर रहा है। उसकी वोल्टेज उच्च होती है, निम्न नहीं होती, इसलिए हो गया ये गलत। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, एसी जनरेटर की दक्षता निम्न होती है, बिल्कुल गलत बात है। एसी जनरेटर की दक्षता उच्च होती है, निम्न नहीं होती। उच्च क्यों होती है डीसी जनरेटर के तुलना में? क्योंकि इसमें जो डीसी जनरेटर होता है जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, इसमें जो हम जो पावर उत्पन्न होता है वो एक घूमते हुए भाग से हम पावर को आउटपुट के लिए लेते हैं, ठीक है। लेकिन एसी जनरेटर में आर्मेचर में जो पावर उत्पन्न होता है उसको हम एक स्थिर भाग से आउटपुट के लिए पावर सप्लाई बाहर के लिए लेते हैं, ठीक है ना, बाहरी सर्किट के लिए, बाह्य सर्किट के लिए। तो इसमें दक्षता उच्च होना चाहिए, दक्षता निम्न नहीं होना चाहिए, जो कि यदि उच्च रहता तो एक बार सोचते। यहाँ पे दे रखा है एसी जनरेटर की दक्षता निम्न होती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक लगाने का मुख्य उद्देश्य है। दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को ही दिक् परिवर्तक कहा जाता है। इसको जनरेटर में लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है? एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। मैंने अभी बताया था कि यदि जब ये जनरेटर में पूछे कि कम्यूटेटर का क्या काम है, तो ये एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। यदि मोटर में पूछे कि कम्यूटेटर का क्या है, तो ये डीसी करंट को एसी करंट में बदलेगा, ठीक है। ये कम्यूटेटर है सेम ही, बट इसका कार्य अलग अलग हो जाता है। जनरेटर में अलग तरह से कार्य करता है और मोटर में, डीसी मोटर में अलग तरह से काम करता है। एडी करंट हानि को कम करना, एडी करंट हानि को कम करना है ना, तो हमें लेमिनेशन करना पड़ेगा, लेमिनेशन। और किसका लेमिनेशन? कोर का लेमिनेशन करना होता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। जो हमारा आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर का, वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिससे कि हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाता है। और इसमें जो सिलिकॉन होता है ये 3.6 से 4.8% सिलिकॉन होता है, बाकी टोटल लोहा होता है, करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है? क्या कहा जाता है जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कि वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉइल, आर्मेचर, तरंग वाइंडिंग, वेव लैप वाइंडिंग। ये जो हमारा आर्मेचर होता है ना, इसी आर्मेचर में ये दोनों वाइंडिंग किया जाता है, ये दोनों वाइंडिंग इसी आर्मेचर में ही किया जाता है। यानी कि आर्मेचर में वेव वाइंडिंग भी और लैप वाइंडिंग भी। इनका दूसरा नाम क्या होता है? लैप वाइंडिंग को पास वाइंडिंग भी बोला जाता है, पास वाइंडिंग, करेक्ट। और ये तरंग वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग।
ये दोनों वाइंडिंग आर्मेचर में किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि वोल्टेज किस में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वोल्टेज किस में उत्पन्न होगा, कॉइल में उत्पन्न होगा। क्यों कि आर्मेचर में थोड़ी उत्पन्न होगा, कॉइल तो आर्मेचर में ही लगा होगा, बट आर्मेचर का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि जो हमारा सिलिकॉन स्टील का आर्मेचर बनाया गया है, क्या उसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा, नहीं, उसमें थोड़ी वोल्टेज उत्पन्न होगा। इस आर्मेचर में जो वाइंडिंग लपेटा हुआ है, जो कॉइल लपेटा हुआ, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है। आर्मेचर में कभी आर्मेचर में कभी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, हमेशा कॉइल में ही उत्पन्न होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के चालक में कौन कौन सी कुंडलन की जाती है। अब जो डीसी जनरेटर होता है उसमें चालक को बोला जाता, चालक किसको बोला जाता है, आर्मेचर को, ठीक है। और डीसी जनरेटर में आर्मेचर घूमता है, जबकि एसी जनरेटर में आर्मेचर स्थिर रहता है, ठीक है। और वहाँ पे देखिए, यहाँ पे चालक आर्मेचर को कहा जाता है, वहाँ स्टेटर कहा जाएगा इसको, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ से, करेक्ट। चलिए ऑप्शन दे रखा है हमारा, आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन कौन सी कुंडलन की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, पास वाइंडिंग या तरंग वाइंडिंग। देखिए अब आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग की जाएगी, आर्मेचर में तो आर्मेचर वाइंडिंग ही ना की जाएगी, और दूसरी वाइंडिंग थोड़ी की जाएगी। और ये जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी की तरफ देखिए कि आर्मेचर में कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो आर्मेचर में हमारी लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग की जाती है, सीरीज वाइंडिंग नहीं की जाती। यदि सीरीज जनरेटर तो सीरीज वाइंडिंग किया जाएगा। आर्मेचर वाइंडिंग हमसे पूछा है कि आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग की जाएगी, तो आर्मेचर वाइंडिंग तो की जाएगी, लेकिन कौन कौन सी वाइंडिंग की जाएगी ये पूछ रखा है हमसे ना। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग किया जाएगा। और लैप और वेव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा लैप वाइंडिंग होता है और वेव वाइंडिंग, इसमें समांतर पथ की संख्या पोल के बराबर होता है, जितने पोल होंगे उतने ही समांतर रास्ते होंगे। लेकिन इसमें समांतर पथ की संख्या होता है हमेशा 2, ठीक है। ये इसमें कितना होता है, हमेशा 2 होता है। और इसको समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं, पैरेलल वाइंडिंग, और इसको सीरीज वाइंडिंग बोला जाता है, करेक्ट। और लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग का ये हो गया। तो जहाँ पे हमें लैप वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें वोल्टेज क्या चाहिए, वोल्टेज लो चाहिए और करंट हाई चाहिए, वहाँ पे हम लैप वाइंडिंग करते हैं। जहाँ पे वोल्टेज हाई चाहिए और करंट लो चाहिए, वहाँ पे हम वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। मैं इतना डिटेल से समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। डीसी जनरेटर का फ्रेम बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सीरीज से देखेंगे, हार्ड ड्रॉन कॉपर, बिल्कुल गलत। हार्ड ड्रॉन कॉपर से हम कम्यूटेटर का निर्माण करते हैं। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा बिल्कुल हमारा यही राइट आंसर होगा, ढलवा लोहा। इसमें देखिए ढलवा लोहा क्या होता है, इसको वात्या भट्ठी में गलाकर ढलवा लोहा का निर्माण किया जाता है। और इसका रंग होता है, ढलवा लोहा का रंग होता है धूसर कलर, इसका रंग होता है धूसर। इसमें 95% आयरन होता है और बाकी कार्बन तथा सिलिकॉन स्टील, ठीक है। 95% इसमें लोहा होता है, बाकी 5% कार्बन प्लस सिलिकॉन स्टील मिलके होते हैं, ठीक है। रंग होता है धूसर। ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है डीसी जनरेटर की बॉडी बनाने के लिए, इसका फ्रेम बनाने के लिए। सिलिकॉन स्टील इसका प्रयोग किया जाता है आर्मेचर बनाने के लिए। फास्फोरस ब्रोंज, बिल्कुल मैंने अभी बताया था आपको, स्लिप रिंग बनाने के लिए। तांबा, तांबा का प्रयोग देखिए किया जाता है वाइंडिंग करने के लिए।
डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर होता है उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है वो कॉपर का होता है, और इसके जो फील्ड वाइंडिंग होता है जनरेटर में, वो फील्ड वाइंडिंग में भी कॉपर का ही यानी कि तांबे का ही प्रयोग किया जाता है कॉइल बनाने के लिए। ठीक है, तो वाइंडिंग के लिए हम तांबा का प्रयोग करेंगे, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्लिप रिंग बनाने के लिए, सिलिकॉन स्टील आर्मेचर बनाने के लिए, ढलवा लोहा का प्रयोग करेंगे फ्रेम बनाने के लिए। तो मैं पाँचों का पाँचों ऑप्शन का आपको पूरा डिटेल से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए। ठीक है, नहीं तो आपको यदि ध्यान में रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको नोट किए रहेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फटाफट अपना नोटबुक खोलेंगे और वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कम्यूटेटर खंडों के बीच किस विद्युत रोधी पदार्थ को भरा जाता है? लैथराइड पेपर। ओहो, लैथराइड पेपर को थोड़ी भरेंगे, पेपर कभी थोड़ी भरा जाता है। अब लैथराइड पेपर क्या होता है? ये जो लैथराइड पेपर होता है इसका प्रयोग वाइंडिंग में किया जाता है। देखिए, जो सिंगल फेस की मोटरें होती हैं उसमें होता है जो हमारा सिंगल फेस की मोटरें होती हैं उसमें आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग और रनिंग दो वाइंडिंग होती है। जब दोनों कॉइल आपस में ओवरलैप करती हैं, मान लीजिए कि पहली कॉइल हमारी ये है और दूसरी कॉइल इसी को ओवरलैप करके यहाँ पे आ रही है, फिर तीसरी कॉइल ओवरलैप करके ऐसे, तो इन स्थानों पे, जिन स्थानों पे ओवरलैप कर रही है इन स्थानों पे हम लैथराइड पेपर को लगाते हैं। ठीक है, और इसका रंग होता है हरा कलर का, मिलीनेक्स पेपर। ये मिलीनेक्स जो पेपर होता है इसका प्रयोग करते हैं रीवाइंडिंग के दौरान, आर्मेचर के स्लॉट में इसको डाला जाता है, और कॉइल, देखिए आर्मेचर स्लॉट और कॉइल के बीचों बीच ये होता है मिलीनेक्स पेपर, और ये सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद, वाइट कलर का होता है मिलीनेक्स पेपर। करेक्ट। माइका, इस माइका का दूसरा नाम है अभ्रक। अभ्रक का प्रयोग किया जाता है कम्यूटेटर खंडों के बीच। ये होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का होता है कुचालक, और ऊष्मा का होता है सुचालक। ठीक है, ये जो कम्यूटेटर खंड हो गया, ये हमारा कम्यूटेटर के दो खंड है, इन खंडों के बीच में जो हम भरेंगे ये क्या भरा जाता है? ये माइका भरा जाता है। ठीक है, अभ्रक भरा जाता है। और इस अभ्रक को क्यों भरते हैं? ताकि ये जो हमारा ये पहला वाला खंड और ये दूसरा वाला खंड आपस में मिले ना, यदि मिल जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम माइका को भरते हैं। ठीक, जो कि विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का सुचालक है। करेक्ट। और इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है माइका का, ये होता है 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm। ये इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अगर यूँ कहे कि 20,000 से 60,000 वोल्ट जब माइका को देंगे ना तो ये एक कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन जनरेटर में इतना हाई वोल्टेज होता ही नहीं है, कि कभी ऐसा सिचुएशन ही नहीं आएगा कि माइका हमारा कंडक्टर का काम करेगा। ठीक है, यदि ये कंडक्टर का काम करने लगा माइका तो फिर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेस फोन पेपर, ये क्या होता है? प्रेस फोन पेपर बताइए, प्रेस फोन पेपर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर प्रदान करता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर बना किसका होता है? सिलिकॉन स्टील का। और ये प्रदान क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विमुखता, रिलक्टेंस। तो आंसर इसका होगा विमुखता। इस विमुखता का दूसरा नाम है रिलक्टेंस। जिस तरह से विद्युतीय गुण में होता है एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कार्य करता है धारा को प्रवाहित होने से रोकने के लिए, इसी तरह चुंबकीय गुण में भी एक नेचर होता है रिलक्टेंस का, जो चुंबकीय गुण को प्रवाहित होने से बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आर्मेचर कोर जो हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, ये सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो इसका रिलक्टेंस होता है ये बिल्कुल कम होता है, रिलक्टेंस बहुत कम होता है, हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाती है, इसलिए हम आर्मेचर कोर को हमेशा सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि हमसे कि आर्मेचर कोर जनरेटर में आर्मेचर कोर प्रदान क्या करता है?
लो रिलक्टेंस प्रदान करता है। विमुखता, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कॉइल में, किसमें, कॉइल में। कॉइल को हम इलेक्ट्रिसिटी से जब कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल को हम इलेक्ट्रिसिटी से जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा तो इसमें एक चुंबक बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसी मैग्नेट के थ्रू यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स यानी वही होता है हमारा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में बनेगा, आर्मेचर कोर में नहीं बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बनता है किसी वायर में, करेक्ट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में चालक कोर के लेमिनेशन परत की मोटाई कितनी होती है? 0.35 mm से 0.5 mm, 0.5 mm से 0.35 mm। ये तो जस्ट इसी का अपोजिट हो गया। 3.6 mm से 4.6 mm, 0.7 mm से 0.9 mm। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसमें जो हम सिलिकॉन स्टील की जो कोर बनी होती है, उस कोर में हम लेमिनेशन करते हैं, तो उस लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो 0.35 mm से 0.5 mm तक ही उसकी मोटाई होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है, वो कोर भी तो पतली पतली पत्तियों से मिलके बनी होती है, तो उन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? तो उन पत्तियों की मोटाई भी इतना ही होता है, 0.35 mm से 0.5 mm। यानी कि लेमिनेशन परत की मोटाई और सिलिकॉन स्टील के कोर के पत्तियों की मोटाई, दोनों की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 mm। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। 3.6 mm से 4.6 mm। ये देखिए, जो हम आर्मेचर कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं ना, उसमें 3.6 mm से, सॉरी mm नहीं, 3.6% से 4.8% सिलिकॉन स्टील की मात्रा होती है, करेक्ट। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग है तो इनमें से किस वायर को वरीयता दी जाती है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती होगी तो आप इसको दबा के लाइक ठोकिए, बिल्कुल सोचना नहीं है आपको। मैं यूपीपीसीएल TG2 के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो अपना टारगेट रखे होंगे कि यूपीपीसीएल TG2 को क्रैक करना है, मैं उनके लिए देखिए एक सीरीज स्टार्ट कर दिया, खास तौर पर उनके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो को शेयर करने में कौन सा ऐसा बहुत वो करना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम होती होगी, पैसे खर्च होते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, क्या चला जाता है आपका, ठीक है। अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो फिर आप भी तो, आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि इतना छोटा सा काम तो कर ही देना चाहिए। हमें कहना पड़ता है, बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, पर कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाने के लिए आए हैं। आप लाइक करेंगे फिर भी हम आप पढ़ाएंगे, आप हम वीडियो को डिसलाइक करेंगे ना, फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा काम ही है आपको पढ़ाई कराना, ठीक है। आपसे हमारे साथ कुछ भी करो, लेकिन हम आपके साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं करेंगे, करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग है तो इनमें से किस वायर को वरीयता दी जाती है? सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग करने के लिए हम उपयोग करते हैं जिस तार का, वो कॉपर का तार होता है, तांबे का तार होता है, करेक्ट। तो इसमें जो, मान लीजिए कि ये मेरा एक तांबे का तार है, इसके ऊपरी ऊपरी परत में यहाँ पे एक इनेमल्ड परत चढ़ी होती है। ये जो इनेमल्ड परत चढ़ी होती है, इसी को इनेमल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनिमल्ड। ये जो ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है कुछ अलग, इसी को बोला जाता है एनिमल, जो सलेटी रंग का होता है, हल्का लाल रंग का होता है, ठीक है। तो ये होता है सुपर एनिमल्ड कॉपर तार। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपर तार की भी, तो हम प्योर कॉपर तार तो रहता है, लेकिन सुपर एनिमल्ड कॉपर तार रहता है। ये केवल कॉपर तार को हम नहीं कह सकते, ठीक है। स्टील के तार तो वाइंडिंग के लिए प्रयोग नहीं करते, ये ओवरहेड लाइनों में, ट्रांसमिशन लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर एनिमल्ड एल्यूमिनियम की तार, बिल्कुल गलत। कॉपर की वायर को हम हमेशा फील्ड वाइंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो एक तो हो गया हमारे पास कॉपर का वायर, दूसरा है एल्यूमिनियम।
ठीक है। इसकी कॉपर की, हम कॉपर वायर को ही क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इसका कंडक्टिविटी है ना, धारा प्रवाह करने की शक्ति ये ज़्यादा होती है और इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और एल्यूमिनियम का होता है 2.26 गुणे 10⁻⁻² माइक्रो ओम सेंटीमीटर। करेक्ट, ये तो हो गया इसकी विशिष्ट प्रतिरोध का मान, राइट। और इसके रंग की बात करें तो ये सलेटी रंग का होता है, सलेटी बोले या फिर आप इसको यूँ बोल सकते हैं कि लाल। देखिए प्योर लाल तो नहीं होता, प्योर रेड कलर का तो ये नहीं होता है, बट ये होता है सलेटी ही आप बोल सकते हैं, आप सलेटी ही बोलना, ठीक है, ओके। और ये जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ये तो सफ़ेद कलर का होता है, किस कलर का, सफ़ेद कलर का। तो ये देखिए, और कॉपर का जो गलनांक होता है ये 1083 डिग्री सेल्सियस पे गलना चालू करता है, जबकि एल्यूमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस पे ही गलना चालू कर देता है। यानी कि बेटर कौन है हमारे लिए, कॉपर का। जो चीज़ हमारे पास, जो हमारा बेटर है उसी चीज़ को हम प्रयोग करेंगे ना फील्ड वाइंडिंग में, तो कॉपर की तार को फील्ड वाइंडिंग में प्रयोग करते हैं, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश का कार्य क्या है। कार्बन ब्रश का कार्य, कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तक से करंट इकट्ठा करना, दिक् परिवर्तक से कार्बन इकट्ठा करना, वोल्टेज बनाना। नहीं, ये वोल्टेज बनाना तो ये जनरेटर का काम है, कार्बन ब्रश का काम नहीं है। कम्यूटेटर से, दिक् परिवर्तक को कम्यूटेटर बोला जाता है, तो कम्यूटेटर से कार्बन इकट्ठा करना। जनरेटर से हमारा, जनरेटर यूज करने का पर्पज होता है हमारा कि वोल्टेज बनाना, सप्लाई उत्पन्न करवाना, ठीक है। कार्बन को इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन हमारा कभी इकट्ठा करने का मतलब नहीं है, मतलब हमारा क्या है, करंट का इकट्ठा करना। अब देखिए कैसे करंट को इकट्ठा करता है, जो आर्मेचर होता है उस आर्मेचर में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो एसी नेचर का होता है, फिर उसको कम्यूटेटर करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। वो जो डीसी करंट होता है ना, उस डीसी करंट को ये हमारा कार्बन ब्रश इकट्ठा करता है, फिर बाहरी सप्लाई के लिए, बाहरी परिपथ के लिए इसे ट्रांसफ़र करता है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ब्रश का कार्य। जो कि ब्रूस भी कई तरह के होते हैं, कार्बन के ब्रूस, ग्रेफाइट के ब्रूस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के ब्रूस होते हैं, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, करंट की दिशा या रेजिस्टेंस की दिशा। रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग करते हैं कहाँ, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए एम्पियर नियम का प्रयोग किया जाता है, एम्पियर नियम, राइट। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है मैक्सवेल नियम, मैक्सवेल तथा कार्क-स्क्रू नियम, कार्क-स्क्रू नियम। इन दोनों नियम के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक बचा कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डीसी में काम करता है या फिर एसी में काम करता है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जो जनरेटर का जो हैंडल होता है ना, उस हैंडल के माध्यम से जनरेटर हम स्टार्ट करते हैं। तो हैंडल को हम, यानी कि जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हैंडल को हम किस हाथ से पकड़ते हैं, क्या आप लेफ्ट हाथ से पकड़ के उसको घुमा सकते हैं जनरेटर के शाफ्ट को, बिल्कुल नहीं घुमा सकते। यदि आपको जनरेटर को स्टार्ट करना है तो आप राइट हैंड का ही यूज करेंगे, तभी आपका जनरेटर स्टार्ट हो पाएगा। तो राइट हैंड का यूज करते हैं, इसलिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर में और लेफ्ट हैंड रूल लगता है मोटर में, राइट। अब देखिए इससे इजी मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। और आप भी इतना वो वीक थोड़ी ना है, आप तो बस समझ जाते हैं बहुत जल्दी, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए, हमारा आज का 13 नंबर का क्वेश्चन है,
नियत गति से चल रही डीसी सीरीज जनरेटर का लोड बढ़ाया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। बिल्कुल डीसी सीरीज की बात कर रहा है। ये जो होता है हमारा आर्मेचर, इस आर्मेचर में होते हैं कार्बन ब्रूस, ठीक है। ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, राइट। और इसको यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा। ये देखिए हमारा हो गया ये डायग्राम, करेक्ट। तो इसमें होता क्या है, ये आर्मेचर, ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि लोड को बढ़ाया जाए, देखिए इसमें जो लोड करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट, ये तीनों करंट आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि इसमें से इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को घटाओगे या फिर बढ़ाओगे ना, तो ये बाकी के दोनों चीज़ भी घटेंगे बढ़ेंगे। तो हम इसे क्या पूछ रहे हैं, लोड को बढ़ाया जाए। यदि लोड को आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, दोनों बढ़ जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि लोड को बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किस पे डिपेंडेंट है, लोड करंट पे ही, राइट। कोई परिवर्तन नहीं होगा, घट जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी, ऐसी कोई मामला ही नहीं है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से ऐसा कौन सा जनरेटर है जो नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज शून्य रखने का गुण रखती है। बताइए। नो लोड पे शून्य रखने का गुण रखती है टर्मिनल वोल्टेज। ये डीसी सीरीज जनरेटर में होता है दोस्तों, आप इस चीज़ को नोट रखना, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन है, क्या है, एक नया क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि नो लोड पर, यानी कि हमारे पास लोड नहीं है। जब लोड नहीं है तो इसमें लोड करंट भी नहीं होगा, लोड करंट भी नहीं होगा। और ये कनेक्शन किस में होता है, ये सीरीज में होता है। लोड नहीं है तो हमारे पास लोड करंट भी नहीं होगा। जब लोड करंट नहीं होगा तो कनेक्शन किस में होगा, सीरीज में होगा। और जब कनेक्शन सीरीज में होगा तो केवल सीरीज जनरेटर में ही सीरीज कनेक्शन किया जाता है। शंट जनरेटर में कभी भी शंट वो नहीं किया जाता, राइट, ठीक है। तो ये शंट जनरेटर ये नहीं किया जाएगा। अब इसके उपयोग की भी बात कर लेते हैं। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग देखिए ब्रूस्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है लिफ्ट लोड में, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सभी जगहों पे शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसका प्रयोग किया जाता है आपका रेलवे लाइन में, स्ट्रीट लाइन में, यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल का भी देख लेते हैं, जब तीनों का देख ही लिए तो डिफरेंशियल का प्रयोग करते हैं हम आर्क वेल्डिंग में, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी से चलने वाली जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। अभी देखते हैं किसके समानुपाती होता है, फाइव जेड एन पी 60A। अब देख लीजिए किसके समानुपाती है, ये फ्लक्स है, आर्मेचर चालकों की संख्या, नहीं आर्मेचर चालक है, घूमना, ये क्या है आर्मेचर की घूर्णन, ठीक है ठीक। और ये क्या है, पोल है हमारा, कितने पोल का जनरेटर है, और इसमें फ्लक्स का मान कितना है, आर्मेचर चालकों की संख्या कितना है, और इसकी घूर्णन गति कितना है। और ये क्या है हमारा 60, जहाँ पे ये क्या है 60A, ये क्या बताता है, हमारा समांतर रास्ते को बताता है, किसको, समांतर पथ को बताता है, करेक्ट। तो इसमें से देख लीजिए आर्मेचर कंडक्टर की दिशा, बिल्कुल ये जो जेड है, ये जेड क्या बताता है, आर्मेचर कंडक्टर की दिशा को ही बताता है, आर्मेचर चालकों की दिशा। आप चाहे चालकों की दिशा बोलिए या कंडक्टर की दिशा, दोनों बात तो दोनों एक ही है। लैप वाइंडिंग के चक्रों की संख्या, बिल्कुल यहाँ लैप वाइंडिंग का तो कोई जिक्र ही नहीं है। लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल हमसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही पूछे, हमसे पोल के बारे में पूछ सकता है कि जो हमारे डीसी जनरेटर के द्वारा उत्पन्न होता है ईएमएफ, ये किसके समानुपाती होता है, ये पोल के भी समानुपाती है। तो फ्लक्स के, आर्मेचर चालकों की संख्या पे, घूर्णन गति पे, तीनों पे ये समानुपाती होता है। यानी कि पोल घूर्णन गति जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा। आर्मेचर चालकों की संख्या जितना ज़्यादा होगी जनरेटर उतना ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेगा। उस क्वाइल में फ्लक्स का मान जितना ज़्यादा होगा जनरेटर वोल्टेज उतना ही ज़्यादा उत्पन्न करेगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
दोस्तों मैं क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो टाइम होता है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो अपनी वीडियो होती है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हमें टाइम को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हम ज़्यादा फोकस हम क्वेश्चनों की तरफ ही करते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम बात करने की कोशिश नहीं करते। ओके, और हम यहाँ पे बात करने थोड़ी, हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए, हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं। अगर हम बात भी करते हैं तो हम अपने स्टडी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, करेक्ट। चलिए, कार में उपयोगित बैटरी को चार्ज करने के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि कार आजकल सामान्यतः सभी लोगों के यहाँ होता है। तकरीबन सभी लोगों के पास तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% 70% ऐसे हैं जिनके पास होती है। तो कार में उपयोगित बैटरी को चार्ज करने के लिए किस जनरेटर का उपयोग करेंगे? विभेदी जनरेटर। विभेदी जनरेटर का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव जनरेटर, ठीक है। संट जनरेटर, बिल्कुल मैंने भी संट जनरेटर का उपयोग बताया था कि कहाँ कहाँ किया जाता है। बैटरी चार्जिंग में, एक्साइटर में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और इसका प्रयोग किया जाता है लिफ्ट में, लिफ्टिंग लोड में। तो इन सभी जगहों पे हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। सीरीज जनरेटर का भी देख लेते हैं। ब्रूस्टर में जो डीसी का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उस ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस ड्रॉप वोल्टेज को पूरा करने के लिए हम ब्रूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर को काम में लेते हैं। डिफरेंशियल जनरेटर, इसका मैंने प्रयोग बता दिया था आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में। और विभेदी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है हमारे पास रेलवे में, रेलवे लाइन में, रेलवे लाइन में, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सप्लाई से चलने वाली जनरेटर में कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर रखने हेतु कॉइल का बैक पिच किसके बराबर होना चाहिए? ये एक नए लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। एक दो, देखिए हमारे पास कितने पोल होता है? दो पोल होते हैं। पहला हो गया एन, दूसरा होता है एस पोल, ये दो पोल हो गए, करेक्ट। इन दो पोलों में यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों दोनों पोलों के जो बीच की दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे? पोल पिच। और यहाँ पे हमारे स्लॉट लगे होंगे, ठीक है। इन स्लॉट में क्या कॉइल लगा होगा? तो स्लॉट में हम कॉइल इस तरह से डालते हैं, करेक्ट। ये हो गई हमारी कॉइल। तो ये हमसे कह रहा है कि कॉइल स्पैन, ये जो हमारा है ना, ये क्या कहलाएगा? कॉइल स्पैन। दो कॉइल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? कॉइल स्पैन। और दो पोल के बीच की दूरी को पोल पिच। तो कॉइल स्पैन को पोल पिच के बराबर रखने हेतु बैक पिच किसके बराबर होना चाहिए? बैक पिच भी प्रति पोल, यानी कि जो अगले आने वाला पोल होगा वो पोल हमारा बैक पिच के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। किसके बराबर? बैक पिच, यानी कि प्रति पोल क्रम रेगुलारिटी बार, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा कि जो हमारा नेक्स्ट पोल होगा, यानी कि यहाँ पे भी तो हमारा एक कॉइल बनेगा ना इस तरह से। तो ये जो हमारा कॉइल बन रहा है, ये जो कॉइल बन रहा है, इस कॉइल का जो साइज होगा ये साइज किसके बराबर होना चाहिए? इस पोल के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो प्रति पोल जो एक हमारा क्रम चल रहा है ना, पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल, तो प्रति पोल क्रम का रेगुलरिटी बार होना चाहिए, तभी बैक पिच पोल पिच के बराबर होगा, राइट। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर सामान्य अवस्था में यानी कि हेल्थी कंडीशन में होने पर भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर रही है, कारण बताइए। वाह, कितना मस्त क्वेश्चन है। ये तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक डीसी जनरेटर है, बिल्कुल अच्छी खासी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, एक नई जनरेटर है, तो भी वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त होना, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया।
इसमें क्या होता है, जो इनका पोल होता है, इन पोल में जब डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसको बनाया जाता है, उसी समय इनके पोल को डीसी सप्लाई देकर चार्ज कर दिया जाता है। तो इसमें जब चार्ज करने के दरमियान इन पोल में 2 से 3% जो चुंबक होता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व के माध्यम से उस पोल में रह जाता है। ठीक है, तो वो जब अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो ये हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगी। सबसे वोल्टेज क्यों बना पाती है, क्योंकि उसके पोल में पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व होता है 2 से 3%। ठीक है, तो ये क्या करता है, डीसी जनरेटर को वोल्टेज बनाने में हेल्प करता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा। तांबा हानि, ये तांबा हानि तो लोड पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लोड देंगे उतना ज़्यादा तांबा हानि होगी, जितना ज़्यादा कम लोड देंगे उतना ज़्यादा कम तांबा हानि होगी। ठीक है, क्रांतिक प्रतिरोध, ये क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारे पास क्या है, फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग में हमने इस तरह से कॉइल लपेटा हुआ है, करेक्ट। इस कॉइल को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। इस कॉइल में जब हम एसी सप्लाई करेंगे, इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। धारा का प्रवाह होते ही इसमें एक फ्लक्स का निर्माण होगा। मान लीजिए कि 0.5 माइक्रोवेबर का फ्लक्स जनरेट हुआ। इस समय इस वाइंडिंग का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर 15 ओम कर देते हैं। तो क्या हमारा ये जो हमारा फ्लक्स है, इस फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो फ्लक्स है ना, रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का मान यदि कम रहेगा तो ये ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न करेगा, यानी कि फ्लक्स और रेजिस्टेंस ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। राइट, तो इसमें क्या है कि ये इसका जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स है। 10 ओम रेजिस्टेंस पे जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ये मैक्सिमम फ्लक्स है। इससे ज़्यादा आप करंट को बढ़ा दीजिए लेकिन फ्लक्स इससे ज़्यादा अब उत्पन्न नहीं होगा। यानी कि अब यदि हम सेकेंड टाइम पे इस ओम के इस प्रतिरोध का मान को हम बढ़ा देते हैं तो हमारा ये जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ये अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए। ये जो 10 ओम है, 10 ओम का प्रतिरोध है, यही हमारा क्रांतिक प्रतिरोध हो जाएगा। करेक्ट, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। डीसी संचरण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ण करने हेतु उपयोग किया जाने वाला जनरेटर सीरीज जनरेटर, मैंने अभी बताया था ब्रूस्टर के रूप में काम लेते हैं। कंपाउंड जनरेटर ओनली कंपाउंड जनरेटर, यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर रहता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रहता है। तो एक बार सोचते भी, यहाँ पे केवल कंपाउंड जनरेटर है। सीरीज समांतर कंपाउंड जनरेटर का क्या मतलब हुआ, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। शंट कंपाउंड जनरेटर का मैंने बहुत उपयोग बता रखा है, कहाँ कहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लिफ्टिंग लोड में भी किया जाता है, और जो एक्साइटर होता है ना वहाँ पे भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप इसको जब हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे कल, तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बताइए, अब आप वीडियो को लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे, अब बताइए। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो तुरंत अब लाइक कर दीजिए। अब बिल्कुल मत वेट कीजिए, आप वीडियो को करिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, और वीडियो को दबा के कर दीजिए लोगों के साथ शेयर, ताकि और भी स्टूडेंट यूपीपीसीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके, इस प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है, जो कि उनके लिए ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। करेक्ट, ये जो हमारा यूपीपीसीएल TG2 का सीरीज स्टार्ट किया है हमने, ये इवनिंग में 7 बजे, किसमें, इवनिंग टाइम में, ये 7 बजे 7 PM पे हमारा यूपीपीसीएल TG2 के लिए चलता है। और ITI इलेक्ट्रीशियन के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम सुबह का मॉर्निंग में 7 बजे हम क्लास लगाते हैं। तो मॉर्निंग में 7 बजे का क्लास भी आप अटेंड कीजिए और इवनिंग के 7 बजे का भी आप क्लास अटेंड कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेटर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, और इसी लफ्ज़ों के साथ अब हम इस सेशन को स्टॉप करते हैं, और आपकी और हमारी बहुत ही जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।